ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए अब नवरत्नों की अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुचर्चित जिले यानी हमीरपुर की ओर चलते हैं और हमीरपुर में भी सुजानपुर का रुख करेंगे, जहां पर राजेंद्र राणा एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल राजेंद्र राणा का नाम 2017 में उस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में आया था, जब राजेंद्र राणा ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हरा दिया था, शायद 1919 वोटों से, या लगभग 2000 के करीब आप मोटा मोटा कह सकते। लेकिन राजेंद्र राणा का इतिहास केवल 2017 तक आप सीमित करके नहीं चल सकते, क्योंकि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राजेंद्र राणा दरअसल राजनीति में ही प्रेम कुमार धूमल की वजह से आए थे। और 2012 में जब वो बतौर आजाद उम्मीदवार पहली बार जीते थे, तो उसके पीछे कहा जाता है कि दरअसल राजेंद्र राणा को बतौर आजाद उम्मीदवार खड़ा करने वाले ही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल को जगदेव ठाकुर जी की राजनीतिक विरासत को पूरी तरह से समाप्त करना था, और उसके लिए उन्होंने अपने सबसे करीबी आदमी राजेंद्र राणा को राजनीति में उतारा और सुजानपुर से बतौर आजाद उम्मीदवार उतारा और अपने सारे समर्थकों को उनके चुनाव प्रचार में लगा दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त उर्मिल ठाकुर को टिकट दिया था और उर्मिल ठाकुर को भी टिकट उन्होंने नरेंद्र ठाकुर की जगह दिया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रेम कुमार धूमल ने बड़े ही एक योजनाबद्ध तरीके से राजेंद्र राणा को बतौर आजाद उम्मीदवार खड़ा किया और उसके बाद उनकी जीत को भी सुनिश्चित करने के लिए अपने गुट के सारे लोगों को उनको जिताने के लिए लगा दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आवाज भारतवर्ष आपको बार बार कहता है कि ये राजनीति में कोई अपना बेगाना नहीं होता है। राजनीति में, सियासत में समीकरण क्या बैठ रहे हैं, किसके पक्ष में बैठ रहे हैं, संभावनाएं क्या हैं, यानी कि समीकरणों और संभावनाओं का खेल है। तो राजेंद्र राणा जिस तरीके से 2012 के चुनाव में उतरते हैं, अगर मैं चुनाव नतीजों की तरफ जाऊं तो उस वक्त राजेंद्र राणा ने 2012 में बतौर आजाद उम्मीदवार लड़ा चुनाव और लगभग 24,674 वोट लिए, लगभग नहीं पूरे 24,674 वोट लिए। और वहीं कांग्रेस की तरफ से अनीता वर्मा ने उस वक्त 10,508 वोट लिए और उर्मिल ठाकुर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रही, जिनको 8,853 वोट मिले। यानी कि राजेंद्र राणा ने इस तरीके से विजय पताका फहराई राजनीति में आकर के बतौर उम्मीदवार अपनी, कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोट बैंक को अगर साथ भी जोड़ लें तो भी राजेंद्र राणा बहुत बड़े मार्जिन से हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले और राज्य की सत्ता में आ गए कांग्रेस की सरकार लेकर राजा वीरभद्र सिंह, और राजेंद्र राणा ने फिर अपना पाला बदलते हुए सीधे तौर पर रुख किया वीरभद्र सिंह के ग्रुप का और कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया या कांग्रेस में शामिल हो गए। तो वहीं से ये दरार कही जाती है कि जैसे ही धूमल परिवार के कभी खास रहने वाले राजेंद्र राणा उसी वक्त से धूमल परिवार की आंखों की किरकिरी हो गए और धूमल परिवार की आंखों में कुछ इस तरीके से खटकना शुरू हो गए और दोनों के बीच ऐसा वाद विवाद हो गया जहां पर शब्दों की मर्यादा भी कम पड़ती हुई उसके बाद दिखाई दी। और ऐसा कहा जाता है कि उसी की एवज में जब राजा साहब वीरभद्र सिंह ने यह देखा कि राजेंद्र राणा और धूमल परिवार की दुश्मनी के चर्चे जग जाहिर हो गए हैं, तो 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए वीरभद्र सिंह ने राजेंद्र राणा को ही अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव के मैदान में, लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने के लिए कहा। तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी रोल इस वक्त
सबके सामने आता है जब सुक्खू ने एक बहुत ही राजनीति की शातिर चाल चली। दरअसल सुक्खू ने कहा कि अगर राजेंद्र राणा को 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना है तो पहले उनको विधायक पद से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद वो चुनाव लड़ पाएंगे। तो राजेंद्र राणा ने, क्योंकि धूमल परिवार के साथ उनके संबंधों की तलखी चरम पर थी, तो उन्होंने अनुराग ठाकुर के खिलाफ मैदान में उतरना स्वीकार कर लिया और उन्होंने सीधे तौर पर 2014 में चुनौती दे दी अनुराग ठाकुर को। और जानकार तो इतना भी कहते कि उस वक्त मंच से राजेंद्र राणा ने कुछ ऐसी बातें भी कही कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो धूमल परिवार के खिलाफ काफी कुछ बाहर आ जाएगा जो कि नहीं आना चाहिए। तो उस वक्त के जानकार ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी, यानी कि दोनों की दुश्मनी, मतभेद जो थे लगभग मनभेद में बदल चुके थे और वो रिश्तों में खलिश आज तक बरकरार है। जी हां, वो रिश्तों में खलिश आज तक बरकरार है। और अगर आप 2017 की फिर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह बताना आपको जरूरी है कि 2014 में जब राजेंद्र राणा और अनुराग ठाकुर के बीच मुकाबला हुआ तो अनुराग ठाकुर ने उस सियासी जंग को जीत लिया और राजेंद्र राणा को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं उन्हीं के उस उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी जो चुनाव लड़ रही थी उनके स्थान पर, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि सुजानपुर ने उनकी पत्नी को भी हरवा दिया और हमीरपुर लोकसभा या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ने उनको भी हरा दिया। यानी कि राजेंद्र राणा की राजनीति पर बहुत एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ग्रहण लग गया 2014 में। वहीं 2017 में इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार राजेंद्र राणा को बनाया, वहीं उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। यानी कि किसी वक्त के गुरु चेला फिर एक बार आमने सामने आ गए और इस सियासी खेल में इस बार राजेंद्र राणा ने अपने गुरु प्रेम कुमार धूमल को पटकनी दे दी। लगभग 2000 वोटों के करीब, लगभग 1919 वोट हैं शायद, लेकिन आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि 2000 वोटों के अंतर से राजेंद्र राणा ने प्रेम कुमार धूमल को हरा दिया। और इस हार के कारण ये सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजरों में आ गया और सुर्खियां बटोरने वाले नेता बने राजेंद्र राणा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हराया है। और ऐसा कहा जाने लगा कि उसके बाद राजेंद्र राणा का कद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा हो गया। कई जानकारों ने यह भी कहा कि राजेंद्र राणा मंत्री बन जाएंगे, बहुत हैवीवेट मंत्री बनेंगे। हालांकि कितने बने कितने नहीं बने वो आपको भी पता है, लेकिन हाँ, राजनीति में उनका कद इस कदर ऊपर हो गया, ये इस कदर बढ़ गया कि उनको हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़े ही अदब और सम्मान भरी नजरों से देखा जाने लगा। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के तमाम सपने तो चूर चूर हुए ही, बल्कि राजनीति से उनके करियर का भी अंत हो गया। यानी कि राजनीतिक जीवन की समाप्ति भी हो गई। और आज आप कह सकते हैं कि धूमल जहां पर भी खड़े हैं, राजनीति के मुहाने पर खड़े हो गए हैं प्रेम कुमार धूमल, तो उसका सबसे बड़ा कारण राजेंद्र राणा। वहीं उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा ने फिर से एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा और अपने विरोधी उम्मीदवार रंजीत सिंह राणा को हराया महज 399 वोटों से। जी हां, 2022 के चुनाव में यूं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजीत सिंह राणा थे, लेकिन कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ही चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि धूमल परिवार पूरे का पूरा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में उतरा हुआ था और एक एक कार्यकर्ता के घर जाके उन्होंने स्वयं वोट मांगे, जिसकी बदौलत ये बहुत ही करीबी मुकाबला हुआ, लेकिन उसमें भी राजेंद्र राणा ने जीत हासिल की। राजेंद्र राणा ने उस वक्त 27,669 वोट लिए, जबकि दूसरी तरफ
रंजीत सिंह राणा ने 27,280 वोट लिए, यानी कि 399 वोटों से राजेंद्र राणा ने एक बार फिर से अपनी विजय पताका फहरा दी। लेकिन उसके बाद हाय री किस्मत, राजेंद्र राणा की बुद्धि पर पता नहीं क्या पत्थर पड़े कि भली चंगी विधायकी भी उन्होंने छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के आप ऐसा कह सकते हैं, और अपने राजनीतिक जीवन को ही दांव पे लगा दिया, अपनी साख को ही समाप्त कर दिया। और राजेंद्र राणा ने जिस तरीके से राज्यसभा का एपिसोड हुआ और कांग्रेस की तरफ से 6 और आजाद 3 उम्मीदवार आप जानते हैं जिनको हम नवरत्न कहते हैं, इन नवरत्नों ने पूरे के पूरे जितने भी नवरत्न थे अपने सारे राजनीतिक जीवन को दांव पर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की राह चुनी। लेकिन जब उनका उपचुनाव में मुकाबला फिर से एक बार रंजीत सिंह राणा से ही हुआ, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों की पार्टियां बदल गई। जहां कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र सिंह राणा थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रंजीत सिंह राणा थे 2022 में। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र सिंह राणा आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी की तरफ से रंजीत सिंह राणा उम्मीदवार हो गए, और इसमें राजेंद्र राणा को मुंह की खानी पड़ी। यानी कि राजेंद्र राणा ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के होने के बावजूद आप कहते हैं ना कि राजनीति कभी किसी की नहीं हुई, तो ऐसे में राजेंद्र राणा को हार का सामना करना पड़ा। और जानकार तो इतना भी कहते हैं कि इस हार के शिल्पकार भी दरअसल प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ही थे, क्योंकि उन्हीं के चेले रंजीत सिंह राणा को उनकी तरफ से ही इशारा गया। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, उनको टिकट मिला, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि समीरपुर का आशीर्वाद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रंजीत सिंह राणा के साथ था। इसलिए रंजीत सिंह राणा ने पटकनी दे दी राजेंद्र राणा, और अब राजेंद्र राणा का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हालांकि आवाज भारतवर्ष आपको यह बता देना चाहता है कि सुजानपुर से राजेंद्र राणा को टिकट भाजपा की तरफ से अगली बार 2027 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक शुबा है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना मजबूत उम्मीदवार कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि राजेंद्र राणा की शख्सियत इस कदर है कि राजेंद्र राणा के पास पार्टी का कैडर अगर चल पड़ा तो साथ में उनका वोट बैंक जब क्लब होगा तो वो जीत का समीकरण बना सकता है। लेकिन जानकारी इसमें साफ तौर पर एक ही बात पे आशंका जाहिर कर रहे हैं कि राजेंद्र राणा की जीत सिर्फ एक ही समीकरण के ऊपर निर्भर करती है कि क्या इस बार उनको समीरपुर का आशीर्वाद मिल पाएगा। क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं, और यह बात राजेंद्र राणा को भी पता है, अगर समीरपुर से उनको आशीर्वाद मिलता है तो वो निश्चित तौर पर अपनी विजय पताका फहरा सकते हैं। अगर समीरपुर का आशीर्वाद फिर से उनको प्राप्त नहीं हुआ तो उनके लिए सुजानपुर में जीत का झंडा बुलंद करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत कड़ी चुनौती होगी, और उस चुनौती से पार पाना उनके लिए ना तो आसान था, ना है, ना होगा। क्योंकि वो कांग्रेस में थे तो हालांकि उनकी मुसीबतें थोड़ी कम थी, क्योंकि कांग्रेस में ऑपोजिट कैडर उनके साथ चलता था। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी में भी वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जहां समीरपुर के साथ उनके समीकरण जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, और 36 का आंकड़ा ही ऐसा बताया जाता है। और इसी मुद्दे को और हवा दे दी राजेंद्र राणा ने जयराम ठाकुर को हमीरपुर में बुला करके, सुजानपुर में बुला करके उनका कार्यक्रम करवा करके। क्योंकि हमीरपुर में जयराम ठाकुर ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल में हमीरपुर माइनस सरकार चलाई थी, उसके बाद हमीरपुर में जयराम ठाकुर के खिलाफ किस तरीके का माहौल है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन राजेंद्र राणा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में बुलाया, बल्कि उनका एक शानदार कार्यक्रम भी करवाया, जिसको लेकर के समीरपुर परिवार के कुछ शुभ चिंतकों में अच्छी या संतोष की लहर नहीं है। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर समीरपुर परिवार के समर्थक लोग एक बार फिर से राजेंद्र राणा से खवा खवा नजर आ रहे हैं। वहीं आवाज भारतवर्ष ने राजेंद्र राणा से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उनका साथ
अवश्य देंगे। हाँ, पीछे जैसे हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हुई हों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे समीरपुर का भी आशीर्वाद मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता उनके साथ चलेगा। वो कितना साथ चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात यहां आवाज भारतवर्ष और आपको बताना चाहता है, क्योंकि राजेंद्र राणा को उम्मीद है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की बारी आएगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आप जानते हैं कि 5 साल तेरे 5 साल मेरे, तो उस कार्यक्रम के तहत अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना राजेंद्र राणा को भी तय लग रहा होगा। और इसीलिए राजेंद्र राणा को लगता है कि ये जो 2-3 हजार वोटों का फर्क रहता है, इस फर्क को, इस दूरी को वो बड़े आराम से पाट देंगे। लेकिन वो आराम कितना होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सुजानपुर की जंग में राजेंद्र राणा इस वक्त जिस कदर अपने डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उसमें तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि उनको हार की उम्मीद है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका मुकाबला अगर रंजीत सिंह राणा से ही होता है तो फिर राजेंद्र राणा की चुनौतियां बढ़ना तय है। क्योंकि रंजीत सिंह राणा ने उनको पटकनी दी है और उस पटकनी के पीछे कहीं ना कहीं समीरपुर का आशीर्वाद भी बताया जाता है। अब होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजेंद्र राणा न केवल हाईकमान से भी निरंतर संपर्क में है इसी मुद्दे को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ सुजानपुर में भी वो बूथ वाइज इस तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर बूथ से कुछ कुछ वोटों का अगर मार्जिन वो अपनी जीत का बढ़ा देते हैं तो इस 2-3 हजार के मार्जिन को वो बड़े आराम से काट देंगे। और एक पॉलिसी जिसको कहा जा रहा है कि साम दाम दंड भेद की नीति को लेकर के भी राजेंद्र राणा आगे बढ़ रहे हैं। और राजेंद्र राणा किसी भी तरीके के किसी भी खेल के लिए तैयार है। आपके लिए शायद इतना इशारा काफी होगा, यानी कि राजेंद्र राणा एक सफल व्यवसायी तो है ही, करोड़ों का एम्पायर तो उनका है ही, साथ ही जनसेवा में भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। कभी अपनी एनजीओ के माध्यम से तो कहीं गरीबों को किसी भी तरीके से वो सहायता करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और जानकार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी चीज में, राजनीति में बिना पैसा के तड़के के कोई खेल संभव ही नहीं है। तो पैसा तो लगेगा और पैसा लगाने में मुझे नहीं लगता राजेंद्र राणा को कोई दिक्कत परेशानी भी होगी। क्योंकि राजेंद्र राणा एक पैसे से भरपूर आदमी है और उनके पास अगर सियासत में आगे बढ़ना है, सियासत में आगे के मुकाम हासिल करने हैं, तो इसके अलावा और कोई विकल्प भी नजर नहीं आता है। वहीं जानकार इतना भी कह रहे हैं कि अगली बार राजेंद्र राणा विजय पताका सुजानपुर में फहराते हैं तो वो ये संदेश देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं, या ये संदेश दे देंगे पूरे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कि समीरपुर के दिन अब लद गए। समीरपुर का जितना जनाधार था, जितना विश्वास था, वो समाप्त हुआ। अब आने वाला समय जो है वो राजेंद्र राणा की नीतियों का है, राजेंद्र राणा का है। और राजेंद्र राणा का कद अपने आप में बहुत बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उभर के आएगा। और जानकारों की माने तो उनके समर्थक तो अभी से कह रहे हैं कि 2027 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राजेंद्र राणा को बहुत बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी देगी। और इसी तरीके से उनके समर्थक पूरे सुजानपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उसका कितना फायदा उनको मिलेगा ये तो 2027 के चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन आवाज भारतवर्ष अभी जाते जाते सिर्फ यही कह सकता है कि टिकट के मामले में राजेंद्र राणा के समकक्ष कोई भी दूसरा प्रत्याशी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी दिख नहीं रहा है। कहीं कोई उम्मीदवार ही नहीं है, यानी टिकट के मामले में पूरी तरह से आश्वस्त रह सकते हैं राजेंद्र राणा। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या समीरपुर का आशीर्वाद ले पाएंगे राजेंद्र राणा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर समीरपुर का आशीर्वाद मिल गया तो साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सुजानपुर में राजेंद्र राणा की विजय पताका फहरा सकती है। नहीं तो फिर कहीं रंजीत सिंह राणा एक बार फिर से पटकनी ना दे दें राजेंद्र राणा को, ये भी देखने वाली।
तो अब आप समझ गए होंगे कि तमाम सियासी समीकरण क्या है सुजानपुर के अंदर, क्योंकि दोनों पार्टियों का वोट बैंक लगभग एक दूसरे के आसपास ही है। ये 2,500 से 3,000 वोट है। ये इधर से उधर जब फ्लोट करते हैं, जब घूमते हैं, तो वहीं पे सियासी समीकरण बदल जाते हैं और इन्हीं 3,000 वोटों के लिए एक खास तरीके की रणनीति तैयार करके राजेंद्र राणा आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब उस रणनीति में वो कितने कामयाब होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी उनकी करीबियां छुपी हुई नहीं है और लोग तो ये कह रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा के सबसे करीबी आदमियों में, नवरत्नों में एक राजेंद्र राणा भी है, क्योंकि राजेंद्र राणा जब भी चाहते हैं दिल्ली आते हैं और उनसे मुलाकात करके चले जाते हैं, उनसे बंद कमरे में गुफ्तगू भी कर जाते हैं। दोनों के बीच क्या बात होती है ये तो दोनों ही बेहतर तरीके से जान सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर समर्थक ये कह रहे हैं राजेंद्र राणा के कि इस करीबी का फायदा भी राजेंद्र राणा को मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको अगले रत्न, नवरत्नों में से राजेंद्र राणा के विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया, वहां के सियासी समीकरणों के बारे में बताया। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आपको हमारे आवाज भारतवर्ष का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। वहीं अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।